हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम लेके आए हैं ये साइकोलॉजी का पार्ट 4 है। ये साइकोलॉजी का बेटा पार्ट 4 है। आपको बताना चाहेंगे, अभी तक आपने हमारे पार्ट 1, 2, 3 ये पार्ट 1, 2, 3 नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप जाइए वाईपी एजुकेशन ट्रिक लिखिए, चैनल का नाम लिखिए। इसके बाद आपको जो प्ले लिस्ट मिलेगी उस प्ले लिस्ट पे जाके आपको मिलेगी एक प्ले लिस्ट टॉप साइकोलॉजी की। किसकी मिलेगी? टॉप साइकोलॉजी की। तो जो टॉप साइकोलॉजी वाली प्लेलिस्ट है उस प्लेलिस्ट में मैं सारी वीडियो ये ऐड कर रहा हूँ, वहाँ से आप देख लीजिए टॉप साइकोलॉजी की प्लेलिस्ट से। तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और ये आज मैं लेके आया हूँ आपको पार्ट 4। जब ये चारों पार्ट आप क्लियर कर लोगे तो इस बात की गारंटी लेता हूँ आपके 5 से 6 अंक फिक्स हो जाएंगे। चाहे आप यूपी टेट का एग्जाम देना, चाहे आप सी टेट का एग्जाम देना, चाहे फिर आप सुपर टेट का एग्जाम देना, साइकोलॉजी में आपके 5 से 6 अंक क्लियर हो जाएंगे इन 4 पार्ट्सों से। तो जो भी मैं पार्ट्स आपका डाल रहा हूँ वो बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट्स बना के डाल रहा हूँ और बिल्कुल ट्रिक से साइकोलॉजी को समझा रहा हूँ आपके लिए। ठीक है, तो आपको बताना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर दें। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए और वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। अगर वीडियो आपको पसंद नहीं आती है तो प्लीज़ डिस्क्राइब करके भी आप जा सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये जो वीडियो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, शुरू से लेके आप लास्ट तक देखना। आप कहोगे कि साइकोलॉजी में मुझे मज़ा आया। तो करते हैं साइकोलॉजी की स्टार्ट। देखिए, आज हम जो साइकोलॉजी में बात करेंगे, आज हम बात करेंगे अधिगम से रिलेटेड। हम सीखेंगे इसमें अधिगम की परिभाषा और अधिगम की परिभाषाओं को लिए ट्रिक से सीखेंगे और हम सीखेंगे इसमें अधिगम होता क्या है। इसके बाद हम इसमें एक चीज और सीखने की कोशिश करेंगे, हम सीखेंगे इसमें अधिगम के वक्र। तो 3 पॉइंटों पे चर्चा होगी। पहली बात, अधिगम होता क्या है। दूसरी बात, जितनी भी अधिगम की परिभाषा दी है सेकेंड नंबर पे उन सभी परिभाषाओं को ट्रिक के माध्यम से सीखेंगे। थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें तो थर्ड पॉइंट पे हम इसमें चर्चा करेंगे जो भी आपके अधिगम का जो वक्र है उस वक्र को। तो यहाँ से आपके 1 से 2 क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो देखिए, सबसे पहले हमें यह पता करना होगा, ये शब्द देखिए अधिगम, ये शब्द है अधिगम। इस अधिगम का मतलब क्या होता है इसके लिए पहले समझ लीजिए आप कि इस अधिगम का मतलब होता क्या है। तो देखिए, अधिगम का मतलब क्या होता है क्लियर अगर आपको मैं बताऊं। देखिए, जो संकीर्ण अर्थ की अगर मैं बात करूं, किसकी? इस संकीर्ण अर्थ की बात करूं तो संकीर्ण अर्थ जो होता है उसका मतलब होता है सीखना। क्या होता है? सीखना। लेकिन इससे काम नहीं चलने वाला। अधिगम का मतलब क्या होता है? आप कह देते हो सीखना। तो ये सीखना जो है वो व्यापक अर्थ नहीं है। ये कैसा अर्थ है? ये संकीर्ण अर्थ है। ठीक है, अगर मैं इसके व्यापक अर्थ की बात करूं, कैसा अर्थ? अगर मैं इसके व्यापक अर्थ की बात करूं तो जो इसका व्यापक अर्थ होता है वो होता है व्यवहार में परिवर्तन। क्या होता है? व्यवहार में परिवर्तन। ये इसका क्या है? व्यापक अर्थ है। क्या है? व्यवहार में परिवर्तन। ठीक है, तो रियल ये है, ये इसका व्यापक अर्थ है अधिगम का। अब छोटी सी बात एक और समझिए आप। अब आपको क्या समझना है? आप ये समझिए, जो साइकोलॉजी है, ठीक है, आप क्या पढ़ रहे हो? साइकोलॉजी। साइकोलॉजी में आपने की जो हेडिंग है वो अधिगम है। लेकिन आपको ये भी समझना होगा, जो आपके साइकोलॉजिस्ट हैं, मनोविज्ञान है बार्टसन। ठीक है, बार्टसन ने साइकोलॉजी को सबसे पहले व्यवहार का विज्ञान माना। किसका? व्यवहार का जो विज्ञान माना है साइकोलॉजी को, वो वैज्ञानिक कौन है? बार्टसन है। ठीक है, और एक वैज्ञानिक का और नाम आपको ध्यान रखना है जिसका नाम है विलियम मैकडूगल। क्या नाम है? विलियम मैकडूगल। इनका भी नाम आपको ध्यान रखना है, विलियम मैकडूगल। तो विलियम जो मैकडूगल हैं, इनके बारे में आपको ये ध्यान रखना है, इन्होंने 1905 में, इनकी जो सन है वो ध्यान रखना। ठीक है, विलियम मैकडूगल ने 1905 में व्यवहार शब्द का प्रयोग करा।
किसका, ये जो व्यवहार शब्द है इसका प्रयोग करा। ठीक है, कब, 1905 में। किसने, विलियम मैकडूगल ने। ठीक है, और किस पुस्तक में करा, उस पुस्तक का मैं आपको नाम बता रहा हूं, आप लिख सकते हो, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। उनकी पुस्तक कौन सी थी, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। तो आप इस पुस्तक को भी लिख सकते हो, आप लिखोगे आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, आप इस पुस्तक को भी लिख सकते हो। ठीक है, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, ये पुस्तक है विलियम मैकडूगल की। और अगर हम बात करें 1905 में व्यवहार शब्द का प्रयोग करा है सबसे पहले किसने, विलियम मैकडूगल ने। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अब चलते हैं मेन टॉपिक पर। तो देखिए सबसे पहले हम अगर बात करें तो हमारा जो यहाँ पे शब्द है वो है अधगम। क्या है शब्द, अधगम। देखिए ये शब्द है अधगम। ठीक है, तो जो अधगम की परिभाषा है, अधगम की परिभाषा आपको 3 पॉइंट आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है इसमें। देखिए इसमें आपको एक पॉइंट मैं आपको ये बता रहा हूँ, अभ्यास। दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है इसमें प्रशिक्षण, और तीसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है अनुभव। ठीक है, इन 3 पॉइंटों को आपको ध्यान में रखना है। अब चलिए इसकी परिभाषा को समझने की कोशिश करते हैं। देखो कह रहा है अधगम व्यक्ति के व्यवहार में, किसके, व्यक्ति के व्यवहार में। ठीक है, सपोज दैट कोई व्यक्ति है और व्यक्ति के क्या करना है, इस व्यक्ति के व्यवहार में, किसमें, इस व्यक्ति के व्यवहार की बात हो रही है। इस व्यक्ति के व्यवहार में किसके माध्यम से, यानी अभ्यास के माध्यम से, किसके माध्यम से, प्रशिक्षण के माध्यम से और अनुभव के माध्यम से। ठीक है, व्यक्ति के व्यवहार में अभ्यास, प्रशिक्षण और अनुभव के कारण आए स्थायी परिवर्तन को अधगम कहते हैं। क्या कहते हैं कि भाई व्यक्ति के व्यवहार में अभ्यास, प्रशिक्षण और अनुभव के कारण जहां स्थायी परिवर्तन आ जाए, कैसा परिवर्तन हो, वो स्थायी परिवर्तन हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम अधगम कहेंगे। ठीक है, इस प्रकार से अगर परिवर्तन आता है तभी अधगम होगा और अन्यथा अधगम नहीं होगा। देखो फिर से समझ लो अधगम की परिभाषा, व्यक्ति के व्यवहार में अभ्यास, प्रशिक्षण और अनुभव के कारण आए स्थायी परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, अधगम कहते हैं। अब चलते हैं आगे। आपको एक महत्वपूर्ण बात और बता दूं, जो अधगम की परिभाषा है ये 1 या 2 नंबर 100% एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक ना एक परिभाषा आपसे पूछी जाती है और आप वो परिभाषा गलत करके एग्जाम में आ जाते हो। लेकिन ये वीडियो देखने के बाद कभी भी आपकी कोई भी परिभाषा रॉन्ग नहीं होगी, इस बात की गारंटी होगी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। चलिए चलते हैं आगे की ओर। तो देखिए ये परिभाषा मैंने लिखी है पहली। ठीक है, परिभाषा नंबर 1। तो देखो परिभाषा नंबर 1 में देखो एक बात आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे देखो जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो लिखा है क्रो एंड क्रो। ठीक है, क्रो एंड क्रो की बात हम कर रहे हैं। इनके अनुसार अधगम है वो क्या है। तो देखो इन्होंने बताया भाई आदत, अभिवृत्ति और ज्ञान। कितनी बातें बताई हैं इन्होंने, 3 बातें बताई हैं। आदत, अभिवृत्ति और ज्ञान का अर्जन करना ही क्या कहलाता है, अधगम कहलाता है। देखो क्रो एंड क्रो यानी कितने वैज्ञानिक हैं यहाँ पे, 2 वैज्ञानिक, 2 साइकोलॉजिस्ट। जैसे एक और ये 2, एक ये है और एक आपका ये हो गया। ठीक है, ये देखो ये भी आपका कौन है, ये भी आपका क्रो है और ये भी क्रो है। तो 1 क्रो प्लस 2 क्रो, 1 क्रो कितना हो गया, 2 क्रो। तो ये 2 क्रो हो गए। ठीक है, दोनों क्रो ने मिलके कितनी बातें बताई हैं, इन्होंने मिलके 3 बातें बताई हैं। दोनों क्रो ने मिलके कितनी बातें बताई हैं, 3 बातें। कौन कौन सी, देखिए इन्होंने कहा आदत, दूसरा शब्द है अभिवृत्ति और ज्ञान।
आदत, अभिवृत्ति और ज्ञान का अर्जन करना ही क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। आशा करता हूं कि यह परिभाषा आपके आराम से समझ में आ गई होगी, आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। जब भी एग्जाम में आएगी क्रो एंड क्रो की परिभाषा, तो आपके दिमाग में जरूर ये बात आएगी कि हमने पढ़ा था क्रो एंड क्रो, 2 क्रो पढ़े थे और दोनों क्रो ने मिलकर कितनी बातें बताई थी? 3 बातें बताई थी। वो तीनों बातें कौन सी थी? आदत, अभिवृत्ति और ज्ञान का अर्जन करना ही क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। इस परिभाषा में यही तीनों बातें आपको पेपर में भी देखने को मिलेंगी। तो ये परिभाषा कैसी लगी? आपको अब तक याद हो गई होगी। आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, लाइक नहीं करा लाइक कर दीजिए, और जिन्होंने लाइक कर दिया उनका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिए। आज इस वीडियो में को देखने के बाद साइकोलॉजी की जितनी भी परिभाषा अधिगम से रिलेटेड है आपको याद हो चुकी होंगी। तो चलते हैं नेक्स्ट परिभाषा पे। हम आपको स्क्रीनशॉट लेने का भी पूरा टाइम देंगे, आप टेंशन ना लें। आप सिर्फ और सिर्फ परिभाषा को समझते हुए चलिए। देखिए ये है आपकी परिभाषा नंबर 2। ठीक है, तो परिभाषा नंबर 2 कौन से साइकोलॉजिस्ट हैं इनके बारे में आप समझिए। देखिए ये साइकोलॉजिस्ट हैं, वो हैं जेपी गिलफोर्ड। कौन है? जेपी गिलफोर्ड। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए मैं इनके बारे में थोड़ी सी आपको नॉलेज और दूंगा, जिससे कि आपके लिए कोई भी डाउट नहीं रहेगा और आराम से आपको परिभाषा याद हो जाएगी। समझो, देखो कौन है ये हैं जेपी गिलफोर्ड। नाम इनका ध्यान रखो, जेपी गिलफोर्ड। देखो इन्होंने कहा है कि भाई व्यवहार के कारण, शब्द क्या है? व्यवहार के कारण। व्यवहार के कारण दूसरा शब्द है व्यवहार में आया, यानी व्यवहार के कारण व्यवहार में आया कोई भी परिवर्तन अधिगम कहलाता है। ठीक है, अब आप इसको कैसे ध्यान रखना है थोड़ा सा और मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा। देखिए इसमें 2 व्यक्ति हैं। ठीक है, ये कितने व्यक्ति हैं? ये इसमें 2 व्यक्ति हैं। पहला व्यक्ति आपका ये हो गया, और इसी प्रकार से देखिए दूसरा व्यक्ति आपका एक ये हो गया। ये 2 व्यक्ति हो गए, फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, अब देखिए ये वाला जो फर्स्ट व्यक्ति है, ये जो सेकंड वाला व्यक्ति है, इसको बोल रहा है गुड मॉर्निंग। क्या बोलेगा? गुड मॉर्निंग। मान लो ये फर्स्ट व्यक्ति है और ये सेकंड व्यक्ति है, इन दोनों व्यक्तियों की मुलाकात होती है कहीं रास्ते में, तो जो पहला वाला व्यक्ति है ये दूसरे वाले व्यक्ति को बोलता है गुड मॉर्निंग। तो जो दूसरा वाला व्यक्ति है तो ये भी रिप्लाई क्या देता है? गुड मॉर्निंग। क्या देता है? रिप्लाई गुड मॉर्निंग। अब आपने क्या देखा भाई, पहला व्यक्ति जो था उसने वो पढ़ा हुआ था तो उसने बोला गुड मॉर्निंग, और बेचारा ये जो सेकंड वाला व्यक्ति था ये पढ़ा हुआ नहीं था, लेकिन फिर भी इसने रिप्लाई दिया, वो दिया गुड मॉर्निंग का। तो इस बात से आप क्या समझे, जो पहला वाला व्यक्ति था इसके व्यवहार के कारण, यानी इसने जो पहला वाला व्यक्ति था, इसने जो अनपढ़ वाला व्यक्ति था इससे क्या कहा? गुड मॉर्निंग। तो जो पहले वाला व्यक्ति था उसके व्यवहार के कारण, किसके व्यवहार में? जो सेकंड वाला व्यक्ति है, अनपढ़ व्यक्ति है, उसके व्यवहार में क्या आया? परिवर्तन आया। कैसा परिवर्तन आ गया? कि वो भी गुड मॉर्निंग करना सीख गया। इसी प्रकार रोजाना इनकी मुलाकात होती है, जब ये गुड मॉर्निंग बोलता है तो सेकंड वाला भी आराम से गुड मॉर्निंग बोलता है। तो देखो व्यवहार के कारण, इसीलिए कहा गया है कि व्यवहार के कारण व्यवहार में आया कोई भी परिवर्तन अधिगम कहलाता है। तो आशा करता हूं कि ये भी डेफिनेशन आपके समझ में आ गई होगी, क्योंकि जैसा आप व्यवहार करोगे, ठीक है, सामने वाले के साथ, तो सामने वाला भी वैसा ही व्यवहार करेगा। तो आपके व्यवहार के कारण जो सामने वाला व्यक्ति है उसके व्यवहार में स्थायी परिवर्तन आ जाए तो वही क्या है? अधिगम है। तो यहाँ पे यही बात कही गई है कि भाई व्यवहार के कारण व्यवहार में आया कोई भी परिवर्तन, देखो स्थायी की बात नहीं की गई है यहाँ पे कहा गया है कोई भी परिवर्तन आए तो वो अधिगम कहलाता है। अब आशा करता हूं कि जेपी गिलफोर्ड की भी डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी। अब कहोगे आप कि सर ये गिलफोर्ड है तो इस साइंटिस्ट को कैसे याद रखेंगे? तो बिल्कुल सही बात है। चलिए इस साइकोलॉजिस्ट को आप कैसे ध्यान रखोगे? देखो गिल से आपको ध्यान रखना है गाल, और फोर्ड से ध्यान रखना है फोड़। क्या ध्यान रखना है? फोड़, यानी गाल पर फोड़। ठीक, अब देखो गाल पे कैसे फोड़। देखो जो पहला वाला व्यक्ति था, फर्स्ट
जो फर्स्ट वाला व्यक्ति है वो इस वाले सेकंड वाला जो व्यक्ति है इसको क्या देता है, गाली देता है, इसको गाली देता है फर्स्ट वाला व्यक्ति। अब जब सेकंड वाला व्यक्ति है वो गाली तो सुनता नहीं है और डायरेक्टली इसके क्या कर देता है, गाल पे फोड़ देता है। क्या फोड़ देता है, थप्पड़ फोड़ देता है। तो आपने क्या देखा कि जो पहला वाला व्यक्ति था ये सेकंड वाले व्यक्ति को गाली देता है, तो सेकंड वाले व्यक्ति को गाली बर्दाश्त नहीं होती है, तो डायरेक्टली ये इसके गाल पे क्या कर देता है, फोड़ देता है। गाल पे क्या कर देता है, फोड़ देता है। तो आपको ध्यान रखना है, गिल फोड़, गाल से गिल और फोड़ से मतलब गिल पर फोड़ देता है, यानी थप्पड़ मार देता है, तो गिल फोड़। क्या इसकी परिभाषा है कि व्यवहार के कारण व्यवहार में आया कोई भी परिवर्तन अधिगम कहलाता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये भी डेफिनेशन याद हो चुकी होगी। चलिए चलते हैं आगे की ओर, देखते हैं हमारी अगली जो परिभाषा है वो क्या है। देखिए जो अगली परिभाषा है हमारी वो है विलियम वुडवर्थ। यानी अगर हम साइकोलॉजिस्ट की बात करें तो हमारे सामने देखिए साइकोलॉजिस्ट हैं, वो कौन है, विलियम वुडवर्थ। ये है देखिए विलियम वुडवर्थ। अब विलियम वुडवर्थ की देखिए दो परिभाषाएं हैं, ठीक है, और हम इन दोनों परिभाषाओं को सीखेंगे। पहली परिभाषा ए नंबर पे दे रखी है, दूसरी परिभाषा दे रखी है बी नंबर पे। तो ए नंबर और बी नंबर को समझिए। जो ए नंबर परिभाषा है उसको समझिए। देखो ये कह रहे हैं अधिगम विकास की एक प्रक्रिया है। अधिगम किसकी प्रक्रिया है, अधिगम एक विकास की प्रक्रिया है। इसमें शब्द आएगा विकास। क्या आएगा, विकास। तो विकास में देखिए पहले आ रहा है बी, तो इसमें भी आराम से आप पकड़ लेना, इसमें भी पहला शब्द है बी, ठीक है। तो यहां से समझ लेना विलियम वुडवर्थ। कभी कभी पूरा साइकोलॉजिस्ट का नाम नहीं होगा तो वुडवर्थ ही होगा, तो भी आप समझ जाओगे इसमें क्या आ रहा है, बू। देखिए बू, और इसमें भी क्या आ रहा है, विकास। तो इसका जो फर्स्ट वर्ड है, ठीक है, अक्षर बोल सकते हो इसे मतलब पहला वाला जो है शब्द इसे बोल सकते हो इसे। इसमें भी विकास है और इसमें भी बा है और इसमें भी बा है। इससे आप रिलेट करके आप इस परिभाषा को याद रखोगे, ठीक है। इसके बाद देखिए सेकेंड बी नंबर वाली जो परिभाषा है वो क्या है। तो जो बी नंबर वाली परिभाषा क्या है समझिए आप। ये भी विलियम वुडवर्थ की ही परिभाषा है। ये कहना चाह रहे हैं कि भाई नवीन ज्ञान, क्या कह रहे हैं, नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन अधिगम है। यानी नवीन ज्ञान एवं नवीन प्रतिक्रिया का अर्जन करना क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। अब इस परिभाषा को आप कैसे ध्यान रखोगे, इस प्रकार से आप समझिए। तो इसे इस प्रकार से ध्यान रखोगे। देखिए विलियम में क्या आ रहा है, पहले बी और इसमें भी क्या आ रहा है, बा। यानी दोनों में बी और बा यानी रिपीट संख्या हो रही है। इसमें बी आया और इसमें बू आया, ठीक है। तो देखिए संख्या क्या हो रही है, वो शब्द क्या हो रहा है, देखिए रिपीट हो रहा है, ठीक है। बी और बी, और इसमें देखिए क्या हो रहा है, नवीन और नवीन, ठीक है। नवीन ज्ञान की बात हो रही है, नवीन प्रतिक्रिया की बात हो रही है। तो इस प्रकार से आपसे को रिलेट करके याद रखनी है। विलियम वुडवर्थ की है ये परिभाषा कि नवीन ज्ञान एवं नवीन प्रतिक्रिया का अर्जन करना ही क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। तो आशा करता हूं कि ये भी परिभाषा आपके समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट परिभाषा की और देखते हैं अगली परिभाषा हमारी कौन सी है। ये है डेफिनेशन नंबर 4। देखिए जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो साइकोलॉजिस्ट हैं बीएफ स्किनर। कौन है साइकोलॉजिस्ट, बीएफ स्किनर। अब इनकी जो परिभाषा है इस परिभाषा पे एक बार नजर डालिए। क्या कह रहे हैं ये कह रहे हैं अधिगम जो है वो व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया है। क्या कह रहे हैं कि जो अधिगम है वो व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया है। अब आपको इसकी जो ट्रिक है वो बता रहा हूं, कैसे याद रखोगे इस परिभाषा को, समझो। देखो इसमें आ रहा है एक शब्द आ रहा है नर। क्या आ रहा है, नर। और इसमें आ रहा है उत्तरोत्तर में देखिए उत्तर। क्या आ रहा है, उत्तर। अब एक बात बताओ भाई, जो नर होगा, नर एक आप मनुष्य से रिलेट कर लो, नर होगा वही तो उत्तर देगा, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है, नर होते हैं वो उत्तर देते हैं, बस इतना ध्यान रखो। इसके बाद किसी भी परिभाषा में ये नर उत्तर वाली बात होगी ही नहीं।
किसी भी परिभाषा में ये नर उत्तर वाली बात नहीं होगी। तो आपको ये ध्यान रखना है, बीएफ स्किनर में आया था नर, और नर के बाद जो हमारी ट्रिक थी वो थी उत्तरोत्तर। नर ने यहाँ पे क्या दिया था, उत्तर दिया था। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसे भी याद रख सकते हो। बीएफ स्किनर की परिभाषा हो गई, अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया है। चलते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन की ओर। अगली परिभाषा हम देखते हैं, अगली परिभाषा किसकी है। देखिए अगले जो साइकोलॉजिस्ट हैं, ये 5वीं परिभाषा है आपकी स्क्रीन पर, ये है आपके आइजैक। कौन है साइकोलॉजिस्ट, आइजैक। तो इनमें देखिए आइजैक में आप देखिए आइजैक में 2 शब्द हैं, इनको अलग करना है। आपको आई को अलग करना है और जेक को अलग करना है। जैसे आपने लिखा आई प्लस जेक, आई को अलग कर लो और जेक को अलग कर लो, इसमें 2 शब्द हो गए। इसी प्रकार से देखो परिभाषा क्या कह रही है कि अधिगम जो है वो नवीन या स्थायी परिवर्तन के अंतर्गत सीखने की प्रक्रिया है। तो यहाँ पे भी 2 बातें हैं। यहाँ पे कौन सी 2 बातें हैं, एक बात है नवीन, तो दूसरी बात है स्थायी। और यहाँ पे भी 2 बातें हैं, एक बात है आई और दूसरा है शब्द है जेक। तो यहाँ पे देखो आई जेक, तो यहाँ पे आपने क्या समझा, ये मैंने समझाने की आपको कोशिश की थी कि यहाँ पे जो आई जेक है ये 2 शब्दों से मिलके बना है, आई और जेक, और इसमें भी 2 शब्द हैं, एक है नवीन, दूसरा है स्थायी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप रिलेट करके आपको ये डेफिनेशन भी याद रखनी है। अधिगम नवीन स्थायी परिवर्तन के अंतर्गत सीखने की प्रक्रिया है। चलते हैं अगली डेफिनेशन पे, देखते हैं अगली जो डेफिनेशन है वो किसकी है। ये जो डेफिनेशन है ये प्रत्येक बच्चे को याद होनी चाहिए। ये जो गेट्स की है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। इसमें देखो आपको क्या शब्द रखना है याद, ये जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो हैं गेट्स। तो इसमें ध्यान रखना है एक तो प्रशिक्षण और दूसरा शब्द ध्यान रखना है अनुभव। ठीक है, इसको समझिए, पहले पढ़िए एक बार। देखो गेट्स का क्या कहना है, गेट्स कहते हैं कि भाई प्रशिक्षण और अनुभव के कारण व्यवहार में आया परिवर्तन अधिगम कहलाता है। कितनी अच्छी बात इन्होंने बताई है, बहुत ही सुंदर शब्दों में इन्होंने बात बताई है। जो गेट्स है उनका क्या कहना है, भाई प्रशिक्षण और अनुभव के कारण व्यवहार में आया जो परिवर्तन है वो अधिगम कहलाता है। अब इसकी ट्रिक क्या है याद करने की, वो भी आप समझिए। देखो ये लिखा है गेट्स, तो गेट्स की जगह मैं लिख देता हूँ गेट। ठीक है, अब ये गेट किसका है, आप भाई पढ़ने पढ़ाने का काम कर रहे हो तो समझ लेना ये स्कूल का गेट है, आपके कॉलेज का गेट है। किसका है, ये कॉलेज का गेट है। अब जब आप कॉलेज के अंदर जाते हो तो कॉलेज के अंदर क्या लोगे आप, भाई जाहिर सी बात है कॉलेज के अंदर आपको क्या लेना है, एक मिनट फिर से समझिए। देखो ये जो आपका साइकोलॉजिस्ट था ये गेट्स था, इसमें 2 शब्द ध्यान रखने थे, प्रशिक्षण और अनुभव। तो मैंने आपको बताया कि इसमें ध्यान रखना है गेट। किसका गेट, ये कॉलेज का गेट। जब आप कॉलेज में जाते हो तो कॉलेज में आप क्या ले रहे हो, कॉलेज में आप ले रहे हो बीएड और बीटीसी का क्या कर रहे हो, प्रशिक्षण कोर्स, प्रशिक्षण ले रहे हो। जब प्रशिक्षण आप ले लोगे तो आपको क्या हो जाएगा, अनुभव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनुभव हो जाएगा। जब अनुभव हो जाएगा तो जाहिर सी बात है आपके व्यवहार में क्या आ जाएगा, परिवर्तन आ जाएगा। उसी को हम क्या कहेंगे, उसी को हम अधिगम कहेंगे। तो आशा करता हूं कि ये भी डेफिनेशन आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी कि भाई जब भी गेट्स की बात आएगी तो तुरंत आपके दिमाग में जरूर लॉजिक आएगा ये कि गेट्स का मतलब है कि हम गेट में घुसे थे, अपने कॉलेज के गेट पे एंट्री ली थी, तो उसमें हम प्रशिक्षण लेते थे और प्रशिक्षण लेने के बाद हमें क्या आया था, अनुभव हो गया था, जिसके कारण हमारे व्यवहार में क्या आ गया, परिवर्तन आ गया। इसी को अधिगम कहते हैं। तो 6 डेफिनेशन आपकी क्लियर हो गई। अब मैं आपको स्क्रीनशॉट लेने का चांस दूंगा। जल्दी से आप देखिए 6 परिभाषाएं मैंने एक ही पेज पे अब अंकित कर दी हैं। जल्दी से आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए जल्दी से स्क्रीनशॉट और चलते हैं फिर आगे। ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट, चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं आगे क्या है। चलिए अब देखिए अधिगम की कुछ विशेषताएं हैं, इनके बारे में आप समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन बनेगा वो किस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा वो भी मैं आपको क्लियर करूँगा। देखो अधिगम की विशेषताओं से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनता है वो किस प्रकार से बनेगा।
आपको 4 विकल्प देगा, क्वेश्चन के 4 विकल्प देगा और 4 विकल्प में एक जो विशेषता है वो नहीं वाली होगी और 3 विशेषताएं होंगी, ये होगा। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि कौन सी अधिगम की विशेषता नहीं है, ये नेगेटिव वाली बात पूछी जाएगी। तो विशेषताओं के बारे में समझिए। देखो, पहली विशेषता है अधिगम जीवन पर्यंत चलता है। यानी अधिगम का मतलब आपको मैंने बता दिया कि व्यवहार में क्या है, चेंजेस लाना है, तो ये जीवन पर्यंत चलता रहता है। जीवन पर्यंत का मतलब आप बता सकते हो कि जन्म से लेके मृत्यु तक। आप यहाँ पे ये भी ले सकते हो जन्म से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। अब देखो, दूसरी जो विशेषता है वो है अधिगम उद्देश्यपूर्ण होता है। तो बिल्कुल सही बात है, अधिगम उद्देश्यपूर्ण होता है, बिना उद्देश्य के अधिगम नहीं होता। जैसे किसी का उद्देश्य है कि मैं डीएलएड कर लूँ, बीएड कर लूँ, या फिर किसी का उद्देश्य है मैं हाई स्कूल कर लूँ या इंटर कर लूँ, तो वो कुछ ना कुछ सीख रहा है। ठीक है, बिना उद्देश्य के कोई भी अधिगम नहीं होगा। इस प्रकार से समझ लेना, अधिगम उद्देश्यपूर्ण होता है। बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट है अधिगम व्यवहार में परिवर्तन की प्रक्रिया है। बिल्कुल सही बात है, जब कुछ सीखोगे तब व्यवहार में चेंजेस अवश्य आएगी और नहीं सीखोगे तो कोई भी अधिगम नहीं होगा। तो अधिगम की यही विशेषता है कि अधिगम जो है, अधिगम से व्यवहार में परिवर्तन आता है। नेक्स्ट है अधिगम सक्रिय प्रक्रिया है। तो बिल्कुल वही सही बात है, यानी एक्टिव और डीएक्टिव, ठीक है, या सक्रिय और निष्क्रिय। तो भाई निष्क्रिय होकर के तो कोई चीज़ सीखी नहीं जा सकती है, सक्रिय होकर ही कोई चीज़ सीखी जा सकती है। कोई भी टॉपिक्स है उसको जब तक सक्रिय रूप में नहीं होगे आप, तब तक उसे नहीं सीख सकते। तो इस प्रकार से अधिगम जो है वो सक्रिय प्रक्रिया है। अगला पॉइंट है अधिगम वातावरण की उपज है। तो बिल्कुल सही बात है भाई, अगर आपके अपोजिट वातावरण होगा तो आप नहीं सीख पाओगे। वातावरण कैसा होना चाहिए? वातावरण होना चाहिए नेत्र प्रिय। अपनी आँखों को, आपकी आँखों को वातावरण वहाँ का बिल्कुल प्रिय लगे तो आप अधिगम वहाँ पे आराम से होगा। नेक्स्ट जो है आपकी विशेषता, अगली विशेषता है, देखिए इसमें अधिगम अनुकूलन है। तो बिल्कुल वही सही बात है, अधिगम जब होता है तो आपके जब अनुकूल कंडीशन होती है तभी अधिगम होगा और प्रतिकूल कंडीशन में नहीं होगा। तो इसमें एक शब्द ये डाल दिया है परिपक्वता। तो परिपक्वता क्या है? तो ये तो देखिए, ये अगर विशेषता की बात करूँ ये वैसे कारक में चला जाएगा, लेकिन चलिए इसका मतलब समझ लीजिए। परिपक्वता का मतलब ये होता है जैसे कोई बच्चा है वो 10 साल का है, ठीक है, और एक बच्चे की उम्र है वो 30 साल है, एक बच्चे की उम्र 30 साल है। अब जैसे मैं कहूँ भाई टीईटी की जो बुकें हैं या कहूँ सुपर टेट की जो बुकें हैं, वो बुकें मैं इस बच्चे को 10th वाले बच्चे को पढ़ने के लिए दे दूँ, तो क्या वो अच्छे से सीख पाएगा? क्या वो अधिगम कर पाएगा? जाहिर सी बात है नहीं कर पाएगा। और ये 30 साल का जो स्टूडेंट है, अगर इसे मैं इन बुक्सों को दे दूँ पढ़ने के लिए तो ये आराम से इसे हैंडल कर लेगा। तो कहीं ना कहीं भाई जो परिपक्वता भी है ये भी अधिगम की विशेषता है। नेक्स्ट अगली जो विशेषता है वो है अधिगम व्यक्तिगत व सामाजिक होता है। तो बिल्कुल सही बात है, अधिगम जो है वो व्यक्तिगत भी हो सकता है और सामाजिक तो होता ही होता है, क्योंकि भाई समाज के माध्यम से बच्चा सबसे पहले कहाँ जाता है? अपने परिवार से समाज में, तो समाज में ही सीखता है वो, ठीक है, क्योंकि जो पड़ोसी होता है, जो समाज होता है, समाज जैसा व्यवहार उसके साथ करता है वो वैसे ही सभी बातें सीख लेता है। तो जो अधिगम है वो व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों होता है। तो ये तो थी विशेषताएं। वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं करा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। चलते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट हेडिंग हमारी क्या है। तो देखिए अगली जो हेडिंग है, इस बात को आप आराम से समझने की कोशिश कीजिए। जल्दबाजी में मैंने अपनी डायरी से ही इसका स्क्रीनशॉट लगा दिया है लेके। देखो इसमें क्या कह रहा है। अब हमारा नया टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होता है। नया टॉपिक है अधिगम का वक्र। तो भाई अधिगम का जो वक्र है वो क्या होता है? अधिगम का वक्र होता क्या है समझो। देखो यहाँ पे आपको ये बात समझनी होगी कि भाई कह रहा है अधिगम की मात्रा।
क्या कह रहा है यहाँ पे देखो, अधिगम की मात्रा और अधिगम में लगने वाले समय के मध्य जो परस्पर बंधन है और इस बंधन को रेखांकित करने पर जो वक्र रेखा प्राप्त होती है उसे अधिगम का वक्र कहते हैं। चलिए मैं पूरी बात आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। देखो वो कह रहा है अधिगम की मात्रा और अधिगम में लगने वाले समय। तो इस प्रकार से क्या होता है, देखिए वक्र आपको बनाना है। ऊपर होती है अधिगम की मात्रा, ठीक है, यहाँ पे आप लिखोगे अधिगम की मात्रा, और नीचे क्या होता है, समय, ठीक। तो आपको देखो मैंने क्या लिखवाया, क्या बताया कि अधिगम की मात्रा, ये जो ऊपर है अधिगम की मात्रा, जैसे यहाँ पे आएगी 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट या 4 यूनिट। आप अपने हिसाब से यहाँ ले सकते हो 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट या 4 पार्ट। आप यहाँ पे ले सकते हो 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट या 4 यूनिट। अधिगम की सामग्री को आप कुछ भी बना सकते हो। यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिया 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा। आप यहाँ पे कर सकते हो कि भाई 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, या 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, 3 सप्ताह या 4 सप्ताह, इस हिसाब से। अब देखो वो क्या कह रहा है कि भाई अधिगम की मात्रा, ये जो अधिगम की मात्रा है ये वाली, और अधिगम में लगने वाला समय, यानी जो ये टाइम चल रहा है नीचे ये वाला समय, इनके समय के मध्य जो परस्पर बंधन है, परस्पर बंधन कौन सा, जैसे देखिए भाई ये क्या है, 1 घंटा है, और ये क्या है, ये आपकी ये 1 यूनिट है। तो बच्चे ने 1 घंटे में 1 यूनिट पढ़ ली। अब दूसरा घंटा आया तो 2 यूनिट पढ़ ली, तीसरे घंटे में 3 यूनिट कंप्लीट कर ली, चौथे घंटे में 4 यूनिट कंप्लीट कर ली। तो देखिए जो 0 है यहाँ पे, तो इस प्रकार से कुछ बनेगा, वक्र इसका इस प्रकार से बनेगा। तो देखो यहाँ पे फिर से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको। अधिगम की मात्रा और अधिगम में लगने वाले समय के मध्य जो परस्पर बंधन है, और इस बंधन को जो रेखांकित करने पर, इस बंधन को देखो, इसी को जो रेखांकित करने पर ये वाला, ये जो वक्र बनता है, ये जो वक्र प्राप्त होता है, इसी को हम कहते हैं अधिगम का वक्र। तो आशा करता हूं अधिगम का वक्र आपके समझ में आ गया होगा। अब अधिगम का वक्र कितने प्रकार का होता है उसे हम समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए चलते हैं आगे की ओर, समझिए आप। देखिए फर्स्ट हेडिंग है इसमें, सरल रेखीय अधिगम वक्र। क्या है, देखो यहाँ पे दिया है सरल रेखीय अधिगम वक्र, इसी को बोलते हैं निष्पादन वक्र, ठीक है। तो ये है क्या, इसके बारे में समझिए। इसमें क्या होगा भाई, अधिगम की मात्रा इस प्रकार से आप बनाओगे, इस प्रकार से, और नीचे क्या चलेगा, नीचे आपका समय चलेगा, टाइम, और ऊपर क्या चलेगा, अधिगम की मात्रा। क्या चलेगा, अधिगम की मात्रा, ठीक है। नीचे चलेगा टाइम, जैसे टाइम में 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, ठीक। इधर जब मैं अधिगम की मात्रा लूंगा तो विषय वस्तु की यूनिट लूंगा, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट और 4 यूनिट, ठीक है। इस प्रकार से देखिए जो आपका पहला घंटा है ये वाला, 1 घंटे में बच्चा क्या पढ़ता है, 1 घंटे में बच्चा पढ़ता है 1 यूनिट। अब यहाँ पे देखिए आप 1 यूनिट की जगह 1 पार्ट ले सकते हो, 1 पार्ट ले सकते हो आप, और 1 घंटे की जगह यहाँ पे 1 दिन ले सकते हो, 1 सप्ताह ले सकते हो, वो आपकी मर्जी है। इसी प्रकार ये 1 हो गया, ये 2 हो गए, 3 हो गया और 4 हो गया, ठीक है। इसी प्रकार 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट और 4 यूनिट। तो जब दूसरा घंटा आया, दूसरे घंटे में बच्चे ने पढ़ा 2 यूनिट तैयार कर ली, तीसरे घंटे में 3 यूनिट तैयार कर ली, और चौथे घंटे में 4 यूनिट तैयार कर ली। तो इस प्रकार से जो वक्र बनेगा आपका कुछ ये वाला है, ठीक है। तो इसी को हम बोलेंगे सरल रेखीय अधिगम वक्र, या बोलोगे निष्पादन वक्र, ठीक है। इसके बाद देखिए चलते हैं आगे की ओर, अगला वक्र देखते हैं कौन सा है। तो देखिए अगला, देखिए आपकी स्क्रीन पे लग चुका है। अगली जो सेकंड हेडिंग है हमारी वो है उन्नोत्तर वक्र, या इसी को बोलते हैं बढ़ता हुआ वक्र, इसी को बोलते हैं धनात्मक वक्र, और इसी को बोलते हैं सकारात्मक वक्र। तो देखो कितने नामों से जाना जाता है। पहला जो शब्द है वो क्या है,
उन्नोत्तर वक्र, उन्नोत्तर वक्र या फिर बढ़ता हुआ वक्र या फिर धनात्मक वक्र बोल सकते हो या फिर सकारात्मक वक्र, इन सब की बात एक ही है। तो कैसे करके समझो, इसको भी समझ आते हैं और अच्छे से समझने की कोशिश भी करना। प्रक्रिया हमारी वही रहेगी, एक इस नीचे का तरफ टाइम रहेगा और ऊपर की तरफ अधिगम की क्या रहेगी, मात्रा। ठीक, टाइम हमारा फिर से वही 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा। यूनिट फिर वही 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट और 4 यूनिट। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, यहाँ पे दे रखा है, देखिए उन्नोत्तर वक्र या बढ़ता हुआ वक्र या धनात्मक वक्र या सकारात्मक वक्र। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि नीचे है आपका टाइम। टाइम का मतलब यहाँ पे ये चीज़ और लिख लो, जो टाइम है समय। ठीक है, समय कम लगेगा, समय इसमें कम लगेगा और मात्रा कैसी होगी, मात्रा इसमें अधिक होगी। मात्रा कैसी होगी, अधिक। तो इस प्रकार के वक्र को क्या कहोगे, उन्नोत्तर वक्र कहोगे। जैसे देखिए यहाँ पे 1, 2, 3 और 4 घंटे हैं। ठीक है, तो 1 घंटे में वो बच्चा सीख रहा है 1.5 यूनिट। देखिए 1 घंटे में कितनी सीखी, 1.5 यूनिट। 2 घंटे में सीखी 2.5 यूनिट और 3 घंटे में सीखी 3.5 यूनिट और 4 घंटे में सीखी 4.5 यूनिट। तो आपने देखा कि भाई समय तो कम लगा इसमें, यानी 1 ही घंटा लगा, और जो बच्चे ने सीख लिया वो सीख लिया 1 घंटे में 1.5 यूनिट। इसका मतलब मात्रा अधिक और समय कम। तो इस प्रकार से जो वक्र आपका बनेगा, ये वाला जो वक्र बनेगा, ये जो आपका वक्र है, इसी को आप क्या बोलोगे, उन्नोत्तर वक्र, बढ़ता हुआ वक्र या धनात्मक वक्र या फिर सकारात्मक वक्र। इसमें यह ध्यान रखना है कि भाई समय कम लगता है और जो मात्रा वो अधिक मात्रा में बच्चा सीखता है विषय वस्तु को। तो चलते हैं अगला वक्र देखते हैं क्या है। थर्ड हेडिंग, देखिए थर्ड हेडिंग भी आपकी स्क्रीन पे लग चुकी है। थर्ड हेडिंग आपसे कही जा रही है क्या है, देखिए नाम इनके पढ़ लीजिए। पहला नाम है नतोत्तर वक्र, क्या है, नतोत्तर वक्र। दूसरा है घटता हुआ वक्र, तीसरा है ऋणात्मक वक्र और चौथा है नकारात्मक वक्र। 4 नामों से जाना जाता है, कोई सा भी नाम पेपर में आ सकता है, तो इसलिए चारों आपको याद रखने पड़ेंगे। नतोत्तर वक्र, घटता हुआ वक्र, ऋणात्मक वक्र और नकारात्मक वक्र। तो इस प्रकार से समझिए आप। देखिए फिर हमें वही प्रक्रिया अपनानी है, नीचे टाइम ऊपर मात्रा, नीचे टाइम और ऊपर मात्रा। जैसे 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा और 5 घंटा। 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट और ये 5 यूनिट। ठीक है, लिख देता हूँ 1, 2, 3, 4 और 5। इधर भी लिख सकते हो 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कह रहा है समझो। यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है नतोत्तर वक्र, घटता हुआ वक्र, ऋणात्मक वक्र और नकारात्मक वक्र। अब समझो, देखो ये यूनिट थी और ये आपके घंटे हैं। जो पहला घंटा है, पहले घंटे में बच्चा सीखता है भाई आधी यूनिट। कितनी यूनिट, आधी यूनिट। जब दूसरा घंटा आता है तो बच्चा सीख लेता है, 2 घंटे में बच्चा सीखता है 1.5 यूनिट। इसी प्रकार 3 घंटे में बच्चा सीखता है 2.5 यूनिट। 4 घंटे में सीखता है 3.5 यूनिट और 5 घंटे में सीखता है 4.5 यूनिट। यानी कह सकते हो सीधे सीधे, जो अधिगम की जो मात्रा है, अधिगम की जो मात्रा है वो क्या है, कम है। अधिगम की मात्रा कम है और जो टाइम है, समय क्या है इसमें ज़्यादा। ठीक है, यानी समय ज़्यादा लग रहा है और बच्चा जो है वो सीख कम रहा है। तो अधिगम की मात्रा कम होगी और समय जो है वो अधिक होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो आपका वक्र बनेगा, इसी को आप क्या कहोगे भाई, इसको बोलोगे नत्रोत्तर वक्र, घटता हुआ वक्र या फिर ऋणात्मक वक्र या फिर नकारात्मक वक्र। तो इस प्रकार से 3 हेडिंग हमने पढ़ ली और चलिए देखते हैं अगली हेडिंग क्या है। तो देखिए जो चौथा है आपका,
ये काफ़ी अच्छा है। क्या है? मिश्रित वक्र। इसको समझिए आप, किन नामों से जाना जाता है? ये जाना जाता है मिश्रित वक्र, या फिर सर्पलाकार वक्र, या फिर एस टाइप कर्व। ठीक है, ये 3 नामों से जाना जाता है। तो समझो ये क्या होता है। तो प्रक्रिया वही है अपनी, इस प्रकार से आपको खींचना है। नीचे वही टाइम है और नीचे ऊपर क्या है? अधिगम की मात्रा। तो यहाँ पे लिखना है, पूरी बात आपको लिखना है, अधिगम की मात्रा। ठीक है, और नीचे वही टाइम यानी घंटे, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा। और ऊपर वही 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट और 5 यूनिट। ठीक है, लिख सकते हो 1, 2, 3, 4 और 5। इस प्रकार से 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, अब आप समझिए, यहाँ पे है मिश्रित वक्र, सर्पलाकार वक्र और एस टाइप कर्व बोलते हैं। तो देखो जो पहला है, पहला घंटा है, तो पहले घंटे में बच्चा सीख रहा है आधी यूनिट। पहले घंटे में कितनी सीखी? आधी यूनिट। ठीक है, अब जब दूसरा घंटा आया तो दूसरे घंटे में बच्चे ने सीखी 1.5 यूनिट। जब तीसरा घंटा आया तो तीसरे घंटे में बच्चे ने सीखी 3.5 यूनिट। ठीक है, और इसके बाद जो आपका चौथा घंटा आया, चौथे घंटे में बच्चे ने सीखी 4.5 यूनिट। कितना? 4.5 यूनिट। तो आप क्या देख रहे हो? आपने ये देखा, देखो जब बच्चे ने स्टार्टिंग की थी, प्रारंभ किया था, तो जो पहला घंटा था, पहले घंटे में बच्चा 1/2 यानी हाफ यूनिट ही सीख पाया। इसका मतलब क्या हुआ? प्रारंभ में यानी फर्स्ट कंडीशन पे बता रहा हूं मैं। प्रारंभ में क्या हुआ? जो आपका टाइम लगा वो टाइम ज़्यादा लगा, जाहिर सी बात है, प्रारंभ में समय ज़्यादा लग गया आपका। और जो मात्रा थी, मात्रा क्या हो गई? कम हो गई। यही तो बात है। देखो यहाँ पे जो पहला घंटा था, पहले घंटे में स्टार्टिंग में यानी प्रारंभ में बच्चे ने आधी यूनिट सीखी। 1 यूनिट है, देखिए ये आधी यूनिट ही लर्न कर पाया। ठीक, जब ये दूसरा घंटा आया तो बच्चे ने 1.5 यूनिट कर ली। जब तीसरा घंटा आया तो ये 3.5, यानी बाद में उसकी क्या हो गई? स्पीड बढ़ गई। तो बाद में क्या हुआ? बाद में भाई इसमें समय कम लगा। बाद में क्या हुआ? समय कम लगा और मात्रा, लिख सकते हो समय कम और मात्रा अधिक। मात्रा अधिक लिख सकते हो बाद में। तो आप पूरी बात क्या लिखोगे? ये जो ग्राफ बनेगा इस प्रकार से बनेगा, यानी मिश्रित सर्पलाकार वक्र, या फिर बोल सकते हो एस टाइप वक्र। भाई इस प्रकार के वक्र में जो प्रारंभ होता है, प्रारंभ में समय ज़्यादा लगता है, ये समय है, ये समय ज़्यादा लगता है और मात्रा हो जाती है कम। लेकिन जब बाद में आता है, समय कम लगेगा, बाद में समय कम और मात्रा अधिक। तो जो इस प्रकार का जो वक्र होता है उसे मिश्रित वक्र, सर्पलाकार वक्र और एस टाइप कर्व बोलते हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके अवश्य बताना। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर भी कर देना। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।